सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उससे पहले हमें दो कंट्री को समझना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी कंट्री में ऐसा क्या किया कि एक जगह लोगों के बीच में यूनिटी बनी और एक जगह सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। और वो दो कंट्री जो इस चैप्टर में दी गई हैं वो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की, हरियाणा से भी छोटी है। उसका जो बॉर्डर है वो फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नेदरलैंड से लगता है। पॉपुलेशन करीबन 1 करोड़ होगी और एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम की काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। देखो, कंट्री एक कंट्री है जिसमें मेजोरिटी पॉपुलेशन किसकी है? डच बोलने वालों की। माइनॉरिटी किसकी है? जो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहा है। पर उसी कंट्री में एक कैपिटल है जिसमें मेजोरिटी किसकी है? फ्रेंच की। और माइनॉरिटी किसकी है? डच की। तो पूरी कंट्री में देखा जाए तो डच मेजोरिटी में है, बस एक कैपिटल में देखा जाए तो कौन? फ्रांस, फ्रेंच मेजोरिटी में है। अब हुआ क्या, बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है, उसमें 59% टोटल डच हैं, 40% फ्रेंच है और 1% जर्मन है। ब्रुसल जो उसकी कैपिटल सिटी है, वहाँ पे 80% जो पीपल है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और जो 20% स्पीकर है वो क्या है? डच स्पीकिंग है। अब जो फ्रेंच कम्युनिटी थी ना वो बाकी कम्युनिटी से कंपैरेटिवली रिच और पावरफुल है। और डच स्पीकिंग कम्युनिटी को यही चीज़ पसंद नहीं थी क्योंकि उनको जो इकोनॉमिक बेनिफिट और एजुकेशन का जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी बाद में मिला। और इस वजह से 1950 से 1960 के बीच में इन दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन क्रिएट होती है और स्पेसिफिकली ब्रुसल में, कैपिटल सिटीज़ में। ये तो था बेल्जियम। अब श्रीलंका। श्रीलंका एक छोटा सा आइलैंड स्टेट है, तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर्स दूर है। उसमें भी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के अकॉर्डिंग है। और इधर भी डाइवर्स पॉपुलेशन है रहती है। और अगर स्पीकर लैंग्वेज के बेसिस पे जो बात करें तो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो 74% है। तमिल स्पीकर की पॉपुलेशन तो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 18%। तो मेजोरिटी कौन है? सिन्हालास। अब उसमें जो श्रीलंकन तमिल्स हैं जो वो 13% ऑफ द पॉपुलेशन है। तमिल में ही जो सब ग्रुप होता है और ये ना इंडिया से जब यूरोपियन इधर प्लांटेशन का काम कराते थे तो इनको उधर उन्होंने काम कर के लिए लेके गए थे। श्रीलंकन तमिल्स जो है वो नॉर्थ से लेके ईस्ट साइड तक उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और रिलीजन की बात करें श्रीलंका में तो बुद्धिस्ट भी हैं। जो सिन्हालाज है ना उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते हैं। और बाकी सारे जो हैं हिंदूज हैं, मुस्लिम हैं, 7% क्रिश्चियन है, कुछ क्रिश्चियन तमिल भी हैं, कुछ क्रिश्चियन सिन्हाला भी। सी, रिलीजन अलग चीज़ है, लैंग्वेज अलग चीज़ है। जैसे सिन्हाला एक लैंग्वेज है और उसको बोलने वाले ज़्यादातर लोग कौन है? बुद्धिस्ट। ठीक है। अब हुआ क्या ना, अब दोनों को कंपेयर करें ना तो बेल्जियम में डच मेजोरिटी में है। वो चाहती तो अपनी जो मन मर्जी है वो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे लगा सकती थी और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता था। और जब कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो इवेंचुअली पार्टीशन की डिमांड होती है और दोनों साइड कैपिटल सिटी के लिए क्लेम करते कि कैपिटल सिटी तो हमें ही चाहिए। वैसे ही सिन्हाला कम्युनिटी है वो भी मेजोरिटी में है और वो अपनी मन मर्जी सब पे चला सकती थी। तो अब श्रीलंकन ने क्या किया, श्रीलंका जब 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तो सिन्हाला कम्युनिटी ने बोला कि उनकी उनकी उनका डोमिनेंस बना रहना चाहिए गवर्नमेंट में बिकॉज वो मेजोरिटी में है। तो जो सिन्हाला स्पीकर है, ठीक है, ज़्यादातर लोग उनके हैं तो गवर्नमेंट में भी ज़्यादातर लोग उनके होंगे। इवेंचुअली उन्होंने कहा जो भी काम होगा वो हमारे बेनिफिट के लिए होगा। ठीक है। तो
कि सिन्हाला ओनली एक्ट आया, ये एक्ट सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देता है। एजुकेशन और जॉब में गवर्नमेंट ने फेवर किया कि हम सिन्हाला के पहला प्रेफरेंस देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी कहा कि हम बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट और प्रमोट करें। जैसा कि मैंने कहा था कि सिन्हालाज में जो ज़्यादातर लोग हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अब इससे तो ये पता चल रहा है ना कि पार्टीशन हो रहा है, होने के ज़्यादा चांसेस भी हैं। अब देखो, श्रीलंकन तमिल्स पे इम्पैक्ट क्या हुआ, उनको लगा कि हमको तो एकदम अलग ही कर दिया, हम तो एलियनेशन जैसा फील होने लगा। उनके ना लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, ना कल्चर को प्रमोट किया, ना ही उनको इक्वल राइट दी गई। उनको लगा कि हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके जो भी इंटरेस्ट है वो सबको इग्नोर किया जा रहा है, और जिसकी वजह से सिन्हालाज और तमिल के बीच में क्या हो गए, दरार क्रिएट होने लगे। अब तमिल्स की डिमांड थी कि हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले, हम जो ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे हमें ऑटोनॉमी मिले। ऑटोनॉमी मतलब ज़्यादा हम अपनी तरीके से काम कर सके, ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। एजुकेशन में हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब में हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। पर जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे उन लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी और ये बात को डिनाई कर दिया। तो इवेंचुअली क्या हुआ, 1980s में काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई और उनकी डिमांड थी कि हमें ना इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट चाहिए, और ये कहाँ बनेगा, नॉर्थ और ईस्ट में। इनका डिमांड क्या थी कि हमें ना सेपरेट स्टेट चाहिए जो तमिल की राइट्स और उनके लैंग्वेज, उनके रिलीजन को प्रमोट करेगा। और उसका इम्पैक्ट फिर क्या पड़ता है, उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि सिन्हालाज और तमिल के बीच में डिस्ट्रेस क्रिएट हो गया कि अब दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही, सिन्हालाज एंड तमिल दोनों अपनी अपनी डिमांड्स को लेके एडमेंट है कि हम तो नहीं चेंज करेंगे। इस वजह से क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, काफ़ी सारे लोग मारे गए और काफ़ी फैमिलीज़ ने अपनी कंट्रीज़ को छोड़ दिया और रेफ्यूजी बन गए। रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी कंट्रीज से निकाले जाते हो या फोर्सफुली जाना पड़ता है, आप किसी और कंट्रीज़ में शरण लेते हो तो वो रेफ्यूजी हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों ने अपना लाइवलीहुड लॉस्ट कर दिया, जिसका इम्पैक्ट उनके सोशल लाइफ पे भी पड़ा, कल्चरल लाइफ पे भी पड़ा, इकोनॉमिक लाइफ पे भी पड़ा। और इवेंचुअली ये जो एंड सिविल वॉर है 2009 में जाके एंड होता है।